हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम ज़ोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है। और हमारा जो टीयर वन का जो पेपर है वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में है ना। तो अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए, अभी क्या जून चल रहा है। ऑलमोस्ट 2 ढाई महीने ही ये बचे हैं, है ना। हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है। तो तैयारियों में लग जाइए। अभी आपको लग रहा होगा कि अभी नोटिफिकेशन आया है, बहुत टाइम है मेरे पास। पर ऐसा होता नहीं है ना। ये टाइम कब निकल जाएगा कितनी स्पीड से आपको पता भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अपनी तैयारियों को जोर दीजिए। और जितने ज़्यादा हो सके थ्योरी रिवाइज कीजिए। जो भी थ्योरी आपने पढ़ी है अब तक उसको रिवाइज कीजिए। मॉक्स लगाइए, है ना। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। ताकि इस साल आपके पास एक सरकारी नौकरी हो, है ना। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम पीवाईक्यूज कवर करने वाले हैं जीके के। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution contains the fundamental duties? फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो आर्ट कौन से आर्टिकल में बताई गई हैं? तो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड एक कमेटी है, स्वर्ण सिंह कमेटी, है ना। इन्हीं का रिकमेंडेशन था कि फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया जाए। हर सिटीजन की, जो भारत का सिटीजन है, उसकी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है वो अपने संविधान में सम्मिलित करने के लिए स्वर्ण सिंह कमेटी ने ही रिकमेंडेशन दी थी। और यही कमेटी थी जिसने बोला था कि अगर कोई इंसान अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज की पालन नहीं करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाए। पनिशमेंट का प्रावधान भी लाया जाए उसमें। अब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं कितने टाइप की? तो वो हैं 11 टाइप की, है ना। और इनको इंक्लूड करा गया था पार्ट 4A में, है ना, 42nd अमेंडमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत इनको इंक्लूड करा गया था। और आर्टिकल की बात की जाए तो वो था आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 51A में जो भी सिटीजन है भारत का, उसकी कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सारी कवर्ड है। और ये अमेंडमेंट एक्ट आया कब था? तो ये आया था 1976 में, ठीक है। अब बात आती है कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं क्या आखिरकार। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है। सबसे पहली है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम और जो भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, आइडियल्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना। सेकंड है चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स। अभी नोबल आइडियल्स कौन थे? जिन्होंने आज़ादी की जो स्ट्रगल था उसमें अपना योगदान दिया है ना। टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की यूनिटी, इंटेग्रिटी, इनके सबकी सुरक्षा करना। टू डिफेंड द कंट्री, देश की रक्षा करना।
5वां है टू प्रमोट हार्मनी, है ना, हार्मनी को प्रमोट करना, कॉमन ब्रदरहुड हो, है ना, उसको प्रमोट करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, लिंग्विस्टिक और रीजनल बैरियर्स जो हैं उनको मिटाना, तो ये सब फंडामेंटल, फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी में है। सिक्स्थ हो जाता है प्रिजर्व द हेरिटेज, है ना, हेरिटेज साइट्स जो होती हैं इंडिया की, उनकी रक्षा करना। सेवेंथ है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। एट्थ हो जाता है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है। नाइन्थ हो जाएगा स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एक्टिविटी। ठीक है। टेंथ हो जाएगा इम्प्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट की रक्षा करना, जिनमें फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स, वाइल्ड लाइफ, इन सबको की रक्षा करना। और 11th हो जाएगा कि अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन। ठीक है। जो भी पेरेंट या गार्जियन है बच्चे का, उस उनको सुनिश्चित करना है कि बच्चों को पढ़ाई का आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी दी जाए। बच्चे कौन से? जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं, है ना, उनको पढ़ने का मौका दिया जाए। ये जो आखिरी फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको, ये पहले नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में इसको ऐड किया गया था। इसमें 11 की 11 याद करना जरूरी नहीं है। ये याद रख लीजिएगा कि कमेटी कौन सी थी जिसने ये रिकमेंड किए थे, आर्टिकल कौन सा है ना, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत इनको ऐड किया गया था, कौन से, और उसका ईयर। ठीक है। और लेटेस्ट जो ऐड हुआ था ये अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन वाला, इसको याद रख लीजिएगा, है ना, कि कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। और बस इसमें इतना ही बनता है, इससे ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, इससे ज़्यादा पूछा जाएगा नहीं आपसे पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 52 टू 78 इन पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद डैश। 52 से लेके 78 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किससे डील करता है? तो वो डील करता है यूनियन एग्जीक्यूटिव से। आंसर बी। यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करने वाला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 52 से 78। अब बात आती है कि यूनियन और एग्जीक्यूटिव में है कौन, वो होता क्या है। तो यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव जो है उसमें आते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, है ना, प्राइम मिनिस्टर के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो सब मिलके यूनियन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, और देश को चलाने का काम बेसिकली जो करते हैं वो, उनको यूनियन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है एक तरह से। और इनसे डील, इनका जो भी सिलेक्शन होगा, जो भी इनकी वर्किंग होगी, वो सारी डिफाइंड होती है आर्टिकल 52 से 78 में। अब कौन सा आर्टिकल किसके लिए है? तो प्रेसिडेंट जो है उनके लिए है 52 से 62 तक का आर्टिकल।
प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं, इनको डील करता है आर्टिकल 74, 75 एंड आर्टिकल 78। ठीक है। तो ये जो 3 आर्टिकल हैं वो डील करते हैं प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। अब इसके अलावा आ जाते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल जो हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं इंडिया के, है ना, उनसे डील करता है आर्टिकल 76। और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं उनके लिए है आर्टिकल 63, 63 टू 71। ठीक है। तो ये अलग अलग आर्टिकल हैं जो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होते हैं उनसे डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution deals with the Parliament and its proceeding? कौन से आर्टिकल हैं जो डील करते हैं पार्लियामेंट और उसकी प्रोसीडिंग से? ठीक है। तो आर्टिकल्स की बात की जाए तो आर्टिकल 79 से 122 जो है वो डिफाइन करते हैं कि पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा, राज्यसभा, लोकसभा, उनका कंपोजिशन क्या होगा, उनकी पावर फंक्शन क्या होंगे। तो ये सब डिफाइन होता है आर्टिकल 79 टू 122 में। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 79 टू 122। अब कुछ जरूरी आर्टिकल्स, क्योंकि आर्टिकल से आपको हर साल एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, है ना। तो आर्टिकल्स कुछ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं। एक है आर्टिकल 1, वो डील करता है नेम ऑफ यूनियन, है ना। आर्टिकल 14 डील करता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 19 है, ये प्रोटेक्शन की बात करता है ऑफ राइट्स जो होते हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करता है, ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। ये जो राइट्स होते हैं इनके प्रोटेक्शन की बात करता है। 21 जो है वो है राइट टू लाइफ। ठीक है। और आर्टिकल 32 जो है वो डील करता है रेमेडीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। और विजिलेज पंचायत से डील करता है आर्टिकल 40। और आर्टिकल 44 की बात की जाए तो वो डील करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड से। इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट से डील करने के लिए है 48A। एनवायरनमेंट से डील करने के लिए 48A हो जाता है। और 51A जो है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज हैं तो मैंने आपको बता ही दिया। और एक होता है आर्टिकल 72 जिसमें पावर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बात की गई है। प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स होती हैं टू, मतलब पार्डन्स देने के लिए, वो सारी जो होती हैं वो आर्टिकल 72 में है। ठीक है। 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं वो एडवाइस जो देते हैं प्रेसिडेंट को उसके बारे में उल्लेख है। 78 जो आर्टिकल है इसमें है ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा 84 है आर्टिकल नंबर,
84 में बात की गई है क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई है आर्टिकल 84 में। हम्म, इसके अलावा अगर बात की जाए आर्टिकल 124, तो ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। 155 डील करता है गवर्नर से। 165 डील करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, ठीक है। और इमरजेंसी लगाई जाती है, कई बार आपको ध्यान हो कि पहले भी इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, तो उस टाइम काम आता है आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट्स रूल ऑन स्टेट, है ना, ठीक है। और पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सके, तो वो जो पावर है वो दी जाती है आर्टिकल 368 में। 368 में पार्लियामेंट को पावर है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स ला सके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि काफी बार रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, तो इनको याद कर लीजिएगा क्योंकि इनसे आने के चांस बढ़ जाते हैं। अभी भी आपने जैसे देखा होगा, अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का पेपर चल रहा है, तो उसमें हर शिफ्ट में एक या दो तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं रिगार्डिंग द आर्टिकल्स, और उनसे क्या उन आर्टिकल्स में क्या डील किया जाता है उनसे, है ना? आगे बढ़ते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डस इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे? भारत अपना संविधान दिवस कौन से दिन पे मनाता है? तो संविधान दिवस जो है वो हमारे देश में मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 नवंबर को भारत संविधान दिवस मनाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी भारत की, उसने भारत के संविधान को अडॉप्ट करा था, ठीक है, उसको अडॉप्ट करा था, जो इफेक्ट में आया कब? 26 जनवरी 1950 में। हाँ, 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आ गया था, जिसको एक्सेप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। तो 2015 में बी आर अंबेडकर जी की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। उस मौके पर जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है ना, उसने ये डिक्लेयर करा कि अब 2015 के बाद से हर साल भारत 26 नवंबर को, है ना, एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेट करेगा, ठीक है, ताकि जो हमारे संविधान की वैल्यूज हैं उनको प्रमोट किया जा सके। अब बी आर अम्बेडकर जी की बात की जाए तो इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है, तो भी ये भी याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द राज्यसभा? राष्ट्रपति जी के पास कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करने की पावर होती है राज्यसभा में? ठीक, तो वो नॉमिनेट कर सकते हैं 12 मेंबर्स को। आंसर हमारा हो जाएगा 12। 12 मेंबर जो है राज्यसभा के, उनको नॉमिनेट किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा टू द राज्यसभा। अब ये 12 लोग कौन होंगे? ये 12 लोग वो होंगे जिन्होंने आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस, इन चार फील्ड्स में अपना योगदान दिया है ना।
इन लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं टू द राज्यसभा। अब राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? 250। इसमें से 12 नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। अब आर्टिकल की बात की जाए, किस आर्टिकल के तहत ये किया जा सकता है, तो वो है आर्टिकल 80। ठीक है। आर्टिकल 80 में पावर देता है, आर्टिकल 80 पावर देता है प्रेसिडेंट को टू नॉमिनेट मेंबर्स इन द राज्यसभा। वैसे ही लोकसभा जो है ना, लोकसभा में भी जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट कर सकते हैं लोगों को। तो लोकसभा में टोटल होते हैं 545 मेंबर्स। ठीक है। 530 जो है इनमें से वो होते हैं स्टेट से, 13 लोग होते हैं यूटी से, और 2 लोग जो होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं, है ना। वो होते कौन से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं लोग, उनको प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट उनको नॉमिनेट करते हैं टू द लोकसभा। अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कौन सी है? ये जो कम्युनिटी है ये माइनॉरिटीज में आते हैं। ये बेसिकली मिक्स्ड रेस है ना, ब्रिटिशर्स और इंडियंस की। ठीक है। कि पेरेंट्स जो थे उनमें से फादर ब्रिटिशर थे, मदर इंडियन थी, या फादर इंडियन मदर ब्रिटिशर्स, तो वो जो मिक्स्ड रेस है उनको एंग्लो इंडियन कहा जाता है। और इनके इस कम्युनिटी के 2 लोगों को प्रेसिडेंट लोकसभा में नॉमिनेट करते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ओथ ऑफ द ऑफिस टू द वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डैश। तो वाइस प्रेसिडेंट जब ओथ लेते हैं अपने ऑफिस की, है ना, तो वो कौन दिलवाता है उनको ओथ, है ना। तो उनको ओथ दिलवाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंसर बी। प्रेसिडेंट जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं ओथ, है ना, वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है। और ये किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? ये आर्टिकल है, इनकी ओथ से डील करता है आर्टिकल 69। आर्टिकल 69 में ओथ बताई गई है ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब बात की जाए कि प्रेसिडेंट जो है उनकी ओथ कौन एडमिनिस्टर करता है, तो उनकी ओथ करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो प्रेसिडेंट को ओथ दिलवाते हैं, है ना। और आर्टिकल आर्टिकल 60। ठीक है। अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है नहीं, है ना, तो उस केस में क्या हो? उस केस में इनको ओथ कौन दिलाएगा? तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज होते हैं, है ना, वो एडमिनिस्टर करेंगे। ठीक। Which of the following Delhi Sultans introduced 2 coins, namely silver tanka and copper jittal? सिल्वर टांका और कॉपर जिटल जो है ये कौन से दिल्ली सुल्तान ने इन 2 सिक्कों को इंट्रोड्यूस करा था? तो इन 2 सिक्कों को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश जो थे वो, उन्होंने इन 2 कॉइन्स को इंट्रोड्यूस करा था। ये तीसरे सुल्तान थे, थर्ड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, है ना। इन्होंने रूल कब से कब तक करा? इन्होंने रूल करा 1211 से लेके 1236 तक। 1211 से लेके 1236 तक इल्तुतमिश ने रूल करा था।
दिल्ली सल्तनत पे। और बेसिकली हुआ क्या था ना कि अभिकाश जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और राजा कोई उस टाइम था नहीं। तो जो नोबल्स थे और जो भी उस टाइम पे मंत्रिमंडल था, उन्होंने इल्तुतमिश सॉरी इल्तुतमिश को सिलेक्ट करा एज अ नेक्स्ट किंग। और इनको इनका जो था कि भाई सिलेक्ट हुए, राजा बन गए, ऐसा नहीं हुआ। इनको एक वॉर लड़नी पड़ी थी। इन्होंने आराम शाह को हरा के 1211 में सुल्तान ऑफ दिल्ली बने थे ये। अब 1236 में तक इन्होंने रूल करा, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनको सक्सीड करा था इनके बेटे रुकनुद्दीन इल्तुतमिश। इन्होंने इनको रिप्लेस करा था, जो कि इफेक्टिव रूलर नहीं थे। तो इसलिए इनको हटा के इनकी जो बहन थी रजिया सुल्ताना, इनको बनाया गया था एज द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब रजिया सुल्तान जी इतिहास की पहली और इकलौती महिला है जो कि अ, राजगद्दी पे बैठी थी, सुल्तान की गद्दी पे बैठी थी। हालांकि इनको भी बाद में अपोज किया गया और इनके ही मंत्रिमंडल जो थे इन्होंने अपोज करके इनको अ, धोखे से हटा दिया था फ्रॉम पावर। आगे बढ़ते हैं। Who among the following founded the Pala dynasty in 18th century BC? तो पाला डायनेस्टी जो थी उसको उनको किसने बनाया गया था? ये रिसेंटली 2024 सीजीएल का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये रिसेंट पेपर में ही पूछा गया था। तो पाला डायनेस्टी को पाला डायनेस्टी बेसिकली जो मिडिवल मिडिवल इंडिया की एक डायनेस्टी थी। अ, इन्होंने जो गौड़ा रीजन था, किंगडम ऑफ गौड़ा थे, उसके ऊपर रूल करा था इन्होंने। और इनका रूल शुरू हुआ था 18 सेंचुरी में। और इसको डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो थे गोपाला। गोपाला इन्होंने नींव रखी थी पाला डायनेस्टी की। और इन्होंने रूल करा था 750 से 770 बीसी तक। सॉरी, 750 नहीं, इनका रूल चला था, हाँ सॉरी, 750 से 770 बीसी तक इनका रूल चला था। और ये पहले थे। और लास्ट की भी बात की जाए तो वो थे गोविंदा पाला, जिन्होंने रूल करा था 1139 बीसी से 1161 बीसी तक, ठीक है। तब तक इन्होंने रूल करा था। अब पाला डायनेस्टी की बात की जाए तो ये बेसिकली बंगाल और बिहार, इस रीजन में फैला हुआ था ये डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं। The Daroga system in 1792 was introduced by whom among the following Governor Generals of India? निम्न में से कौन से गवर्नर जनरल ने दरोगा सिस्टम जो था उसको इंट्रोड्यूस करा था 1792 में? तो ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे इन्होंने ये दरोगा सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के ऑन 12 सितंबर
1786। 1786 में इन्होंने ये गवर्नर जनरल का भार संभाला था। इनका पूरा नाम था चार्ल्स कॉर्नवालिस। चार्ल्स कॉर्नवालिस इनका पूरा नाम है ना? और इनके ही रूल के दौरान जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, है ना, 1790 में, ठीक है, वो लड़ी गई थी, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। अब ये वॉर हुई किसके बीच में थी? ये हुई थी ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान जो थे, जो कि उस समय पे मैसूर के राजा थे, इनके बीच में हुई थी। हुई किस कारण से? टीपू सुल्तान जी ने ट्रैवनकोर पे हमला कर दिया। ठीक है, इन्होंने ट्रैवनकोर पे हमला कर दिया, जिसके बाद ब्रिटिशर्स ने जंग का ऐलान करा था। और इसके साथ ही टीपू सुल्तान जी जो थे, उन्होंने जो अंग्रेज प्रिजनर्स थे, जिनको सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में कैप्चर किया था इन्होंने, उनको रिलीज करने से भी मना कर दिया, जिसके कारण और लड़ाई को बढ़ावा मिला। हालांकि इसमें इनकी हार ही हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। और इन्होंने कॉर्नवालिस की बात की जाए तो इन्होंने 1793 तक रूल करा। इसके बाद ये इंग्लैंड वापस पहुंच गए और इनको रिप्लेस करा सर जॉन स्टोन ने। And सर जॉन स्टोन ने इनको रिप्लेस करा। हालांकि जो चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, ये 1805 में वापस आए और इन्होंने सेकेंड टर्म एज गवर्नर जनरल सर्व किया। हालांकि इनका ये जो टाइम था वो बहुत अच्छा नहीं गुजरा, क्योंकि 1805 में ही बीमारी के कारण इनका देहांत हो गया, है ना। उस टाइम पे वो गाजीपुर में थे, ठीक है, जहाँ पे इनको दफनाया भी गया था। तो इनका जो सेकंड टर्म था उस दौरान इनका देहांत भी हो गया था। ये बढ़ते हैं। गियासुद्दीन बलबन हैज सेट अप अ डैश डिपार्टमेंट कॉल्ड दीवान ए अर्श। गियासुद्दीन बलबन जी जो थे, वो कौन थे? वो थे नाइन सुल्तान ऑफ दिल्ली, है ना। इन्होंने अब ये थे कौन से? ये थे स्लेव डायनेस्टी के। स्लेव डायनेस्टी के थे, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, मेमलुक डायनेस्टी, ठीक है, इस नाम से भी इनको जाना जाता है। अ, इन्होंने एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था, ठीक है, जिसको दीवाने अर्ज भी कहा जाता था। आंसर हो जाएगा हमारा मिलिट्री। और पावर में आने के बाद इन्होंने इनकी एक बड़ी फेमस पॉलिसी थी, ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन नाम की इनकी पॉलिसी भी थी, जिसको इन्होंने फॉलो करा था। और इन्होंने सर्व करा था 1266 से 1287 के बीच में। और 1266 में ये पॉलिसी भी लाई गई थी। अब इस पॉलिसी में मेन था क्या, कि इन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया। इनका था कि मिलिट्री को बहुत पावरफुल किया जाए, प्लस स्ट्रिक्ट गवर्नेंस लाई जाए, ताकि इंटरनल जो भी कह लीजिए अनरेस्ट होता है या विरोध जो होता है, उसको दबा दिया जाए, उसको खत्म कर दिया जाए। इसके लिए इन्होंने ये ब्लड एंड आयरन पॉलिसी लाई थी। सत्रिया डांस इज प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। सत्रिया डांस जो है वो कौन से राज्य में खेला जाता है?
तो ये जो है डांस, ये फेमस है आसाम का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब आसाम के फोक डांसेस की बात की जाए तो वहाँ पे बिहू भी खेला जाता है, वहाँ पे बिछुआ भी खेला जाता है ना? और खेल गोपाल, उसके अलावा कन्नोई, नट पूजा, महारस, या झुमुरा, जनई। ठीक है, तो ये कुछ और फेमस डांस हैं जो कि वहां पे प्रैक्टिस किए जाते हैं। द फॉलोइंग वॉज प्राइमरी एन एक्सपोनेंट ऑफ भरतनाट्यम डांस। इनमें से कौन सा, जो पर्सनैलिटी के बारे में बेसिकली पूछा गया है, इनमें से कौन से थे जो कि भरतनाट्यम डांस में अ, इन्होंने फेमस करा था? ठीक है, तो भरतनाट्यम से बेसिकली यहाँ पे डांसर थे रुक्मणी देवी अरुण डाले, ऑप्शन सी। रुक्मणी जी जो थी, इनका जन्म हुआ था 29 फ़रवरी 1904 को। पहली महिला, फर्स्ट वुमेन जिनको नॉमिनेट किया गया राज्यसभा के लिए, है ना? पहली महिला थी जिनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया गया। और इसके साथ ही इनको इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट आई थी, 100 पीपल हु शेप्ड इंडिया, उसमें भी शामिल किया गया था। इसके अलावा बात की जाए इनको जो प्राइज मिले थे, तो इनको प्राइज मिले थे पद्म भूषण 1956 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में। तो ये दो फेमस अवार्ड्स हैं जो इनको मिले हैं। अब क्योंकि इन्होंने राज्यसभा में भी नॉमिनेट की गई थी, तो इन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी सर्व किया था फ्रॉम 3 अप्रैल 1952 टू 2 अप्रैल 1962। ऑलमोस्ट 10 साल इन्होंने एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काम करा। अब यहाँ बात की जाए केलुचरण मोहपात्रा जी की, तो ये उड़ीसी डांस होता है एक, ठीक है? उड़ीसी डांस जो होता है, इसको परफॉर्म करते थे। और ये पहले इंसान थे जिनको पद्म विभूषण मिला था फ्रॉम उड़ीसा। उड़ीसा के पहले इंसान थे जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और इनको पद्म विभूषण मिला था सन 2000। ठीक है, सन 2000 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और बाकी बात की जाए गुरु बिपिन सिंह जी की, इसके अलावा इनको इस पद्म भूषण के अलावा पद्मश्री भी मिला हुआ है, पद्म भूषण भी मिला हुआ है, कालिदास सम्मान भी मिला हुआ है। ठीक है, जो कि एमपी गवर्नमेंट ने इनको दिया था। तो ऑलमोस्ट जितने भी अवार्ड होते हैं वो सारे इनको मिले हुए हैं। अब बात की जाए गुरु बिपिन सिंह जी की, तो गुरु बिपिन सिंह जी एक्चुअली मणिपुरी डांस से लिंक्ड थे। ठीक है, मणिपुरी डांस करते थे। और इनको जो महाराजा हैं मणिपुर के, इन्होंने टाइटल दिया था हंजबा का। ठीक है, हंजबा का टाइटल इनको दिया गया था बाय महाराजा ऑफ मणिपुर। इसके अलावा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है 1966 में। तो बात की जाए पंडित बिरजू महाराज जी की, तो पंडित बिरजू महाराज जी जो थे वो
अ, लखनऊ का जो कालका लखनऊ का कालका उम, बिंदादिन घराना जो था, है ना? घराना ऑफ कथक डांस, है ना? वो परफॉर्म करते थे, ठीक है? कथक था, बट लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने का, ठीक है? वो परफॉर्म करते थे। इनको भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1986। 1986 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। एज द फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया, भारत में मॉडर्न डांस के फादर किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है श्री उदय शंकर जी को, ऑप्शन बी। उदय शंकर जी जो कि इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर थे, इन्होंने यूरोपियन स्टाइल जो था, यूरोपियन डांस फॉर्म जो था, थेटिकल टेक्निक्स थे, उसको और इंडियन क्लासिकल डांस जो था, उसको मिक्स किया था एक तरह से, है ना? उसको मिला के इंडिया का जो मॉडर्न डांस है उसका इजाद किया था। इनको भी अलग अलग जो सम्मान होते हैं, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो होता है, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप, उससे सम्मानित किया गया था, है ना? उसके अलावा इनको पद्म भूषण मिला हुआ है सन 1971 में। तो ये सारे अवार्ड्स इनको मिले थे। Which of the following sectors in India faces seasonal unemployment? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है? अब अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, ठीक है? ये जो है क्वेश्चन, ये बेसिक लॉजिक से भी सोल्व किया जा सकता है, ठीक है? इसमें जरूरी नहीं कि आपको आंसर पता हो। ये अगर आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे ना, ये इस आंसर का आप जवाब दे सकते हो, ठीक है? अब बेरोजगारी कब आएगी? सीजनल क्या होता है कि वो सीजन पे डिपेंड करे। सीजन पे डिपेंड क्या करता है हमारे देश में? खेती, ठीक है? खेती, मौसम है अभी तो खेती हो रही है, मौसम नहीं होगा तो खेती नहीं होगी। तो उस केस में जब मौसम नहीं है, हम खेती नहीं कर रहे हैं, तब होगी बेरोजगारी। तो वो हो जाता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो तो आप पूरे साल कर सकते हो, इसमें तो सीजनल का कुछ लेना देना ही नहीं है। सेम मेडिकल, आईटी, इन तीन सेक्टर्स में तो सीजन का कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये तो कॉमन सेंस से आप ढूंढ सकते थे कि यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका। आगे बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव प्राइमरीली फोकस ऑन विच सेक्टर? मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो चलता है, इंडिया में बनाओ, वो कौन से सेक्टर से? तो वो हो जाता है मैन्युफैक्चरिंग से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैन्युफैक्चरिंग। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011, विच यूटी हैज द हाईएस्ट स्लम पॉपुलेशन? 2011 सेंसस के अनुसार कौन सी यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन है? तो सबसे ज्यादा स्लम पॉपुलेशन है दिल्ली में। आंसर डी, दिल्ली। And अब आइए बात करते हैं हमारे सेंसस के बारे में। सेंसस से हर साल सवाल देखने को मिल ही जाते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली, है ना? तो आखिर सेंसस है क्या? सबसे पहला सवाल तो ये, सेंसस है क्या? तो ये एक ऑफिशियल इंस्पेक्शन के लिए जो कि भारत सरकार कराता है हर 10 साल में। हर 10 साल में सेंसस करवाया जाता है। आज़ादी के बाद जो सबसे पहला हुआ था वो हुआ था 1951 में, है ना? और जो 2011 वाला है वो है
7वां, ठीक है। अब वैसे देखा जाए तो वो है 15 सेंसस, अगर कंसिडर किया जाए कि सेंसस हो रहे थे 1872 से, ठीक है। पर अगर हम कंसिडर करें कि भाई आज़ादी के बाद कौन सा है, तो ये 7th है, ठीक है। और आर्टिकल जो है, आर्टिकल 82, वो डील करते हैं सेंसस से। सबसे पहला जो, जैसा कि मैंने बताया 1872 में हुआ था, उसको करवाया था वाइस रॉय थे मेयो, उन्होंने इसको करवाया था। हालांकि ये थोड़ा इनकम्प्लीट था, है ना, और अनऑर्गेनाइज था। जो सबसे पहला कंप्लीट सेंसस जो कहते हैं, है ना, कंप्लीट सेंसस जो था, वो कर हुआ था 1881 में बाय लॉर्ड रिपन, ठीक है। लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले सिंक्रोनाइज सेंसस जो था वो करवाया था। और उस टाइम पे जो सेंसस के कमिश्नर थे वो थे डब्ल्यू सी प्लोडेन, ठीक है। ये सबसे पहले सेंसस कमिश्नर थे। और अगर बात की जाए फादर इंडियन सेंसस की, तो वो थे हेनरी वॉल्टर। हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस कहा जाता है। अब ये करवाता कौन है, ठीक है, तो इसको करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर करवाते हैं इसको। 2011 सेंसस की बात की जाए, जिससे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जिससे सबसे ज्यादा हमारे पास सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके जो रजिस्ट्रार जनरल थे वो थे सीएम चंद्र मौली जी, ठीक है, सीएम चंद्र मौली जी। उसके रजिस्ट्रार जनरल थे मोटो, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ये मोटो था उस सेंसस का, ठीक है। और उस टाइम पे देश की जनसंख्या की अगर बात की जाए, पॉपुलेशन पॉपुलेशन थी 121 करोड़, 121 करोड़ थे। और वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए तो ऑलमोस्ट 17.5% देश दुनिया की पॉपुलेशन जो है वो इंडिया में है। इसमें से मेल जो थे वो थे ऑलमोस्ट 62 करोड़, और 59 करोड़ जो थी वो थी फीमेल। अब स्टेट वाइज बात करते हैं, तो स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो हाईएस्ट और लोएस्ट देख लेते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन थी यूपी की, उसके बाद थे महाराष्ट्र, फिर थे बिहार। और जान के हैरानी होगी कि यूपी की अकेले की पॉपुलेशन काफी देशों की पॉपुलेशन से ज्यादा है। फॉर एग्जांपल ब्राजील, ब्राजील जो है उसकी पॉपुलेशन से ज्यादा यूपी की पॉपुलेशन है। लोएस्ट की बात की जाए तो वो थी सिक्किम, ठीक है। अब यूटी की बात की जाए, यूनियन टेरिटरीज जो हैं, यूटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है दिल्ली की, है ना, और सबसे कम है लक्षद्वीप की। डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा है थाने डिस्ट्रिक्ट, जो कि महाराष्ट्र में है। और यहाँ भी बात की जाए तो वो है दिबांग, जो दिबांग वैली, जो कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में है दिबांग वैली। वहाँ सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन है।
मेल और फीमेल का तो मैंने आपको बता ही दिया। मेल की जो पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 51.54% है, फीमेल की 48.46% है ना। अगर बात की जाए पॉपुलेशन बिटवीन 0 to 6 ईयर्स, तो उसमें हाईएस्ट जो है वो है बिहार में। बिहार में है। और लोएस्ट की बात की जाए, लोएस्ट तो यहाँ पे दिया नहीं था इन्होंने। हाईएस्ट जो है वो बिहार की है। डिस्ट्रिक्ट अगर देखे जाए तो हाईएस्ट है कुपवारा, और लोएस्ट जो है वो था कोलकाता। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन की बात हो गई। अब आ जाते हैं लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट किसकी कितनी थी, तो सेम बात करते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट की। ठीक है, स्टेट की बात की जाए तो ये तो बड़ा इजी सा है, केरला सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है ना। सबसे कम है बिहार में। यूटी की बात की जाए तो लक्षद्वीप है सबसे ज़्यादा, और सबसे कम है दादर एंड नागर हवेली में। और डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो सेचिप डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम में। ठीक है, उसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। और लोएस्ट है अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट एमपी का, उसकी सबसे कम लिटरेसी रेट है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स ऑफ सेंसस 2011। स्टैटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर साल 2-3 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द हाईएस्ट हिंदू पॉपुलेशन आफ्टर इंडिया। इंडिया के बाद सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन कौन से देश में है, तो वो है हमारे पड़ोसी नेपाल में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेपाल में भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन पाई जाती है। नेपाल के कुछ स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं। कैपिटल हो जाएगा काठमांडू, करेंसी हो जाएगी नेपाली रुपी, है ना, और ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली। म्यांमार की बात करें, म्यांमार का कैपिटल है नेफिडो, करेंसी म्यांमार, क्यात, लैंग्वेज बर्मिसी। ठीक है, श्रीलंका की बात की जाए तो श्रीलंका के 2 कैपिटल हैं, कोलंबो और श्री जयवर्धने पुरा, है ना? श्री जयवर्धनेपुरा कोटे इसकी दूसरी कैपिटल है। करेंसी श्रीलंकन रुपी, और यहाँ पे तमिल ही बोली जाती है, प्रीडोमिनेंटली तमिल ही बोली जाती है। इसके अलावा एक और ऑफिशियल लैंग्वेज है जो है सिनला। सिनला यहाँ की एक और ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। अब बात की जाए भूटान की, तो भूटान का कैपिटल है थिम्फू, वो यहाँ का कैपिटल हो गया। करेंसी, करेंसी हो जाएगी भूटानी सी नगल ट्रम। ठीक है, भूटानी सी नगल ट्रम यहाँ की करेंसी हो जाएगी। और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो है डसोंखा। डसोंखा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये कुछ हमारे पड़ोसी देश और उनके स्टैटिक फैक्ट भी हो गए।
इसी के साथ आज का सेशन आज यहीं खत्म खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।